आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी का कहना है कि सितंबर में खुराक की कीमतें आलमी सतह पर मुसलसल दूसरे महीने बढ़कर 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोम में कायम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में रिकॉर्ड आलमी अनाज की पैदावार का भी तखमीना लगाया, लेकिन कहा कि यह पेशगोई खपत से आगे निकल जाएगी। एजेंसी के डाटा के मुताबिक FAO का फूड प्राइस इंडेक्स, जो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली अशियाई खुर्दनोश की बैनुल अक़वामी कीमतों पर नजर रखता है, गुज़िश्ता माह औसतन 130 पॉइंट रहा, जो सितंबर 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। अगस्त के लिए इस नजरसानी शुदा 128.5 पॉइंट का तखमीना लगाया गया, जो इससे कबल 127.4 पॉइंट से दिया गया था। सालाना बुनियादों पर सितंबर में कीमतों में 32.8% इजाफा हुआ। ज़रिया अजनास की कीमतों में गुज़िश्ता एक साल में तेजी से इजाफा हुआ, जो फसलें खराब होने और एशियाई मुल्क चीन की तलब में इजाफे की वजह से सामने आया। FAO का सीरियल प्राइस इंडेक्स गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में सितंबर में 2% बढ़ गया। गंदम की कीमतों में तकरीबन 4% इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने ज्यादा तलब के दरमियान बरामद के लिए दस्तियाबी में कमी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। FAO के सीनियर इकोनॉमिस्ट अब्दुल रज़ाक ने एक बयान में कहा है कि हम अनाज में गंदम आने वाले हफ्तों में तवज्जो का मरकज होगी, क्योंकि कीमतों में तेजी से इजाफे पर कीमतों का दोबारा जायजा लेना होगा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर खाने के तेल की कीमतें रवा महीने 1.7% बढ़ गई, जो सालाना बुनियाद पर तकरीबन 0% इजाफा जाहिर करते हैं, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतें मजबूत दरामदी तलब और मलेशिया में मजदूरों की किल्लत की वजह से बहुत बढ़ गई है। FAO के मुताबिक सितंबर में चीनी की आलमी कीमतों में 0.5% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ब्राजील की जानिब से बरामदात में कमी करना और भारत और थाईलैंड में पैदावार ज्यादा होना है। इधर श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि कांग्रेस का एक आला सतही वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, जहां जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इंचार्ज रजनीश पाटिल की क़यादत में वफद वादी जाएगा। गुज़श्ता रोज जो हलाकतें हुई हैं, पिछले कई रोज से एक हफ्ते से वादी कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई हैं, टारगेट किलिंग हुई है, और साथ ही साथ कल जिस तरह से एक पंडित और एक सिख स्कूल प्रिंसिपल को निशाना बनाया गया, उनकी मौत हुई है, उसके साथ ही मुख्तलिफ जो मुल्क भर के अंदर आवाजें उठी और इन हलाकतों की जो मजम्मत की गई है, वही आज कांग्रेस की आला क़यादत वादी का दौरा करेगी और मालिकून के अहल खाना के साथ वफद जो है वो ताज़ियत का इज़हार भी करेगा।
और जो खबर इस वक्त जरा से ये भी मिल पा रही है कि मुख्तलिफ सरकारी दफातरों में जो अकलियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन है उन्हें ड्यूटियों से मुस्तस्ना रखा गया। ये फिलहाल जरा से हम आपको खबर बता रहे हैं। और अकलियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद को सिक्योरिटी जोन में भी रखा गया। आपको बताते चले जिस तरह से कल वादी कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई है, इस सिलसिले में आज कांग्रेस का एक वफद जम्मू कश्मीर जा रहा है और साथ ही साथ रजनीश पाटिल जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज हैं उनकी क़यादत में ये वफद वादी जाएगा और महलकून के अहले खाना के साथ ताज़ियत का भी इजहार करेगा। मुख्तलिफ सरकारी दफातरों में अकलियती फिरके से जो ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन हैं, जो पंडित हैं, सिख हैं, उन्हें फिलहाल नौकरियों से मुलाजमों की ड्यूटी से फिलहाल मुस्तस्ना रखा गया है। ये जरा से हम आपको खबर बता रहे हैं। और साथ ही साथ अकलियती फिरके से जो ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिक्योरिटी जोन में भी रखा गया है। वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां पर अकलियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे पंडित है, सिख है, उन्हें सिक्योरिटी जोन में रखा गया और साथ ही साथ उन्हें फिलहाल ड्यूटियों से मुस्तस्ना रखा गया है। इधर ईदगाह श्रीनगर में गुज़श्ता रोज नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में जामबाग स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को आज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है और आज सुबह उनकी मैयत को आबाए घर से शमशान की तरफ ले जाया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें सिखों के साथ साथ मकामी मुसलमान बरादरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एहतजाज के तौर पर आलोची बाग से बटमालू शमशान की तरफ पैदल जाकर मैयत को ले जाया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज ईदगाह श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों ने स्कूल में प्रिंसिपल समेत 2 टीचरों को निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। इस मौके पर सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया, एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि जो इस हलाकत में जो इस मुलविस अफराद है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वादी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर आज श्रीनगर में पीडीपी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एहतजाज किया। इस मौके पर अगरचे उन्होंने लाल चौक जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने जहां हलाकतों की मजम्मत की, वही उन्होंने कहा कि उन्हें अकलियतों के हक में न बोलने और न ही उनके हक में पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दी जा रही है। आज सुबह ही पार्टी के हेड ऑफिस में पार्टी पीडीपी के जो लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और खातून में बैनर उठाए हुए जो है उन्होंने नाराबाजी भी की है और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि जो इस हलाकत में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुतालबा रखा है कि उन्हें पुरअमन एहतजाज करने की जो है इजाजत दी जाए। रियासती जम्मू कश्मीर में आज के डेट में कद्दू खारत हो रहा है, इसके ये आज हमने पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट निकाला है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमें पीडीपी ऑफिस से बाहर नहीं निकल। सरकार की नाकामी के खिलाफ और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं। और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। लगाते हैं कि आप उनके लिए हाँ सुनिए सुनिए, हम पे सुनिए देखिए, हम लोगों पे, जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके ये चाहते हैं क्या?
भारतीय एयरफोर्स आज अपना 89वां यौम तहसीस मना रहा है और इस सिलसिले में आज गाजियाबाद के हिंडर एयरबेस पर एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, CDS मेजर जनरल बिपिन रावत और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। यौम तहसीस के मौके पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम, वजीर दिफा ने मुबारकबाद पेश की है। Each of you and your families for the sacrifices that you made and continue to make while serving in this glorious service. I will continue to rely on your skills, courage, determination and hard work in the years ahead. Remember that it is our sacred duty to protect the nation's sovereignty and integrity at any cost, and you are to do what it takes to ensure that we do not let the nation down. The security environment in our region and beyond has been impacted by a complex interplay of geopolitical forces. Moreover, the advent of new domains over and above the traditional domains of land, sea and air have resulted in a paradigm shift in the way military operations will be conducted. In sync with the changing nature of warfighting, ongoing capability enhancement in the Indian Air Force is aimed at providing the optimum means for employing air power and achieving desired effects across domains, swiftly and decisively. The theme for this year's anniversary celebrations, Atmanirbhar Evam Saksham, is most apt since with the ongoing acquisition of a high percentage of made in India platforms, weapons and combat systems, the Indian Air Force stands today on the threshold of an era which will define its stature as a potent strategic aerospace power. The Indian Air Force has been at the vanguard of indigenization in domestic aerospace sector, and due to concerted efforts at all levels, a large number of low-tech, low-cost and high-volume spares have been indigenized across all fleets. The need of the hour is to reassess and realign with emerging trends in order to gain from ongoing efforts towards greater self-reliance in high-tech items. I am happy to report that several projects are well underway for harnessing the potential of automation, data analytics and artificial intelligence in order to transform the way we fight future wars. The young men and women who are joining the Indian Air Force are highly competent and naturally adept in today's digital world. We have to upgrade our operational training methodology so that these air warriors are equipped with the right skills and knowledge for confident and audacious use in battle. In fact, I am of the view that while we are actively pursuing self-reliance in hardware, innovative thought has historically been our core strength, and I look forward to skillful and creative employment of these capabilities through development of our own unique tactics and out-of-the-box operational plans. While targeted training programs are helping our personnel to develop the aptitude for mastering modern trends of aerial warfare, acquiring the right attitude is equally important. Our focus on grooming and mentoring them as leaders for shouldering the onerous tasks should be sustained. It is my firm belief that while we continue to acquire latest technology, there is a much greater need to devote our attention to the people placed below us. As the seniors, invest your time and effort in nurturing and empowering your subordinates. I am confident that each one of you will treat this important task as your primary responsibility. The Indian Air Force remains steadfast in its view that integrated jointness is the way ahead. It is also our belief that the core competence of each service, indeed of all organs of national power, must be synergized to generate the desired effect and capability. Here I wish to assure the nation of our unwavering commitment towards delivering joint capability and generating integrated response options as a part of a coherent national strategy. In the end,
I say this to all air warriors. Do your best every day, and I promise to do the same. We must look into the future with clear eyes, confronting the challenges before us, and not forgetting the sacrifices made. मुल्क के अंदर मुसलसल चौथे रोज भी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल में गुज़श्ता रोज हो रही तेजी के दरमियान आज मुसलसल चौथे दिन घरेलू सतह पर पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 54 पैसे फी लीटर और डीजल 92 रुपये 12 पैसे फी लीटर, जबकि मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये और डीजल 100 रुपये फी लीटर और भोपाल में पेट्रोल 112 रुपये 7 पैसे और डीजल 101 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर पहुंचा है। मुसलसल 4 दिनों की तेजी के बाद इस हफ्ते के पहले दिन के रोज इन दोनों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, लेकिन 4 रोज से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में इनकी कीमतें अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल अब तक की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर 103.54 रुपये फी लीटर और डीजल 92.12 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया। गुज़श्ता 9 दिनों में पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे महंगा हो चुका है। डीजल भी 13 दिनों में 3 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। ओपेक ममालिक के इजलास में यौमिया 4 लाख बैरल तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया गया था, जबकि कोरोना के बाद आलमी सतह पर इसकी मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद से ही बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। शुमाली कश्मीर के हिवन इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत की तकमील में ताखीर मरीजों की देखभाल पर असर डाल रही है। पीएचसी की तकमील में ताखीर की वजह से इलाके में तिबी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि साल 2017 में एनटीपीएचसी का संग बुनियाद तो रखा गया था, ताहम अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया और अब इमारत टूट फूट का भी शिकार हो चुकी है। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने इलाके के लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा देखते हैं। 2017 को इसकी संग बुनियाद रखी गई है, तब से लेकर आज तक 1 महीने इस बिल्डिंग की काम जो है वो लग चुका था। उसके बाद ना ठेकेदार दिखा, ना कोई आला हुकाम का कोई आदमी दिखा हमें। तब से लेके बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। अगर इस साल बर्फ छत इसकी नहीं लगी है, बर्फ की वजह से एक बिल्डिंग गिर जाएगी। हम लोगों को यहाँ पे बहुत से मुश्किलात है। हमें यहाँ से शेरी जाना पड़ता है, अगर किसी को ड्रेसिंग भी करनी है यहाँ से शेरी जाना पड़ता है। इसलिए मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि इस बिल्डिंग की काम जल्द से जल्द लगाई जाए। हम इलाज करने के लिए जाते हैं यहाँ से शेरी के जो आला हुकाम है वो हमसे कहते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसको बारामूला ले जाओ, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद इसका काम शुरू होगा। फिर भी जाते हैं, उसके बाद 2-3 दफा हम गए हैं वहाँ, वो एक ही बात कहते हैं अभी इसका फंड्स अवेलेबल नहीं है। मुश्किलात शेयर गसन शेर पे रेफर कर वरुन पे गसन मामूली ड्रेसिंग पे शेयर गसन ये डॉक्टर अवेलेबल कहें। मेहरबानी कर गुजारिश आला हुकाम मेहरबानी कर जल्दी से जल्दी मुकम्मल सर तम नश गसान तम फंड्स अवेलेबल कहें। पत्किन वो तुम मतलब वनस अत हालात मज कि अम खुद बेहतर खालन ती कहें सर। वनस तुम दियो अत पत कुन नजर अत क्या गोमुत अत मे बसा खस्ता हाल गम बिल्डिंग पत तो ठेकेदार साहब अम ब्रो तम कर सह अक वरी ये लागा अकिस पोहरस लोजन 2-3 वरी कर वेस्ट मज लोजनस पलस्तरस दोपन ये वाटा पत फंड्स कहें। वो ये ट्रस वस दिथ योर पे गाँव मज शीन थोड़ा ज्यादा पहमत अगर ये बे वरियस रोज इथे पे तो मे बसा पे वस्ती
ये थे हीवन बारामूला के मुकामी लोग, जिन लोगों के साथ हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि अगर इस इलाके में खुदा न खास कोई बीमार होता है तो या तो हमें GMC बारामूला जाना पड़ता है या तो PHC सेंटर शीरी जाना पड़ता है। हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए 2017 में इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई थी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। हालांकि आज तक जो है ये मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोगों का यही कहना है कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ज़िला इंतज़ामिया की बात करें या हेल्थ महकमे की बात करें, वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बल्कि यहाँ के मुकामी लोगों का यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए बर्फबारी में जो है पूरा ढांचा जो है वो नीचे आएगा। उसकी वजह से जो है हमें काफ़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ेगा और ख़जाने आमरा को जो है काफ़ी लॉस होगा। और इसके साथ साथ देखा जाए इनका ये कहना है कि यहाँ के जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं और इसके साथ साथ LG इंतज़ामिया से यही अपील की जाती हैं और हेल्थ महकमे से यही अपील की जाती है कि वो इस बिल्डिंग को पाई तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाए, ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो उनका अजाला हो जाए। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। उधर रफियाबाद सोपोर में मेडिसिनल प्लांट रिसोर्स सेंटर के जिम्मेदारों का कहना है कि पार्क में 100 से ज्यादा जड़ी बूटी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। महकमे जंगलात की जानिब से बनाई गई इस मेडिसिनल पार्क को तैयार करने में अगरचे मजीद वक्त लग सकता है, ताहम इसके तैयार होने से इलाके के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। खामो रफियाबाद, इसमें जड़ी बूटी हर किस्म की मेडिसिन जितनी भी हर्बल माने हर किस्म की यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ तकरीबन हमारे पास 100 से ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो जड़ी बूटी है ये हमारे पास है। अभी हम यहाँ जो है ये रिसोर्स तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसको 2-4 साल लगेंगे तैयार होने में। तो ये जो फास्ट वालों की तरफ से ये फास्ट वालों ने बनाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे अब ये जो खामुआ वाले हैं, खामुआ ये इलाका खासकर खामुआ वालों को बहुत ज़्यादा रोज़गार इससे मिलता है। अब मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये जो हम यहाँ प्लांट्स तैयार कर रहे हैं ये हर जगह ऐसी ही दोबारा और जगह भी ये तैयार करें, ताकि इसका फ़ायदा जो है यहाँ की आवाम को और जंगलात वालों को भी मिलेगी। बनाई है, नाम मुझे पता नहीं है क्या, मगर अलबत्ता पार्क नंबर 12 की पार्क बनाई है, जंगलात वालों ने बनाई है। ये पार्क हर एक जड़ी बूटी है यहाँ पर, जो जंगल में जड़ी बूटी है वो सब इन पैदाश यहाँ पर की है इन्होंने। क्या कर ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करेंगे मतलब बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। और दूसरा मजदूरी का जो है, मजदूर करते हैं यहाँ पर, इधर के लोग हैं, इधर के मजदूरी करते हैं, बहुत फायदा मिलता है इसका। और लोगों ने गायें रखी हैं, घास ले जाते हैं यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, वो मतलब बहुत फायदा है। हर एक जड़ी बूटी लगाई है, मतलब जंगलात वालों ने हर एक बूटी लगाई है, क्योंकि इसके नाम इनको लिख कर होंगे इनको। जंगलात वालों के पास, मेरे पास तो लिख कर नहीं है। बिल्कुल टूरिस्ट सेक्टर पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग मतलब करते ये अच्छे मतलब मजदूरी मिलेगी लोग। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।